ओके ओके देखिए थोड़ा सा फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। मैम गुड इवनिंग मैम। तो कई स्टूडेंट्स ने बोला था कि प्रिंसिपल का कोर्स थोड़ा सा हमें मतलब बेसिक रिवाइज हो जाए जल्दी जल्दी से, ताकि आपको ज्यादा टाइम ना देना पड़े अलग से इसके ऊपर। सो इसीलिए ये हम कवर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसके अंदर एनोटेशंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है आज। सो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है ना, वो आप बता देना, तो उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। थोड़ा एनोटेशंस में दिक्कत आएगी, ठीक है। एंड मैं आपको एक पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, जो आई थिंक आपके पास होगी, मैंने ग्रुप में अभी शेयर की है। प्लीज सभी स्टूडेंट ना उस पीडीएफ को ओपन कर लीजिए। आ गई है सभी के पास? यस मैम। ओके सो इसके अंदर जो एंग्लो के नोट्स है ना, इसके अंदर बहुत फंडामेंटल और बहुत बेसिक कंसेप्ट सारे कवर किए गए हैं इसके अंदर प्रिंसिपल्स के। तो बहुत बेसिक चीजें जो है वो आपकी कवर हो जाएंगी यहाँ पर। ओके तो कुछ भी कहीं पे भी समझ नहीं, क्योंकि मैं एनोटेशन ज्यादा नहीं कर सकती यहाँ पे, तो कुछ भी ना समझ में आए तो आप बता दीजिएगा, मैं उसे रिपीट कर दूंगी। ओके ओके शैल वी स्टार्ट? यस यस मैम मैम। ओके गुड। तो देखिए हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी की, राइट। प्लांट पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है? प्लांट पैथोलॉजी में पता है कि इसमें कितने वर्ड्स आ रहे हैं आपके पास? प्लांट और पैथोज, ठीक है। पैथोज एंड लास्ट में आ जाता है लोगस। तो बेसिकली प्लांट पैथोलॉजी क्या होती है आपके पास? प्लांट पैथोलॉजी होती है कि एक ऐसी साइंस जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? प्लांट्स की सफरिंग की, ठीक है, कि प्लांट्स क्या क्या सफर कर रहा है, राइट। तो बेसिकली हमारे पास अब एक वर्ड आता है दैट इज डिजीज। तो डिजीज एक्चुअल में आप किसको बोलते हो? व्हाट इज डिजीज? सफरिंग और एबनॉर्मल कंडीशन। तो बेसिकली डिजीज आप बोलते हो ना कि इस प्लांट में डिजीज है, तो डिजीज एक्चुअल के अंदर किसे बोला जाता है? डिजीज क्या होता है? डिजीज आपके पास क्या होता है कि मतलब कोई भी एक कॉजल एजेंट है जब, ठीक है। और वो कॉजल एजेंट क्या होना चाहिए आपके पास? लिविंग होना चाहिए। बिकॉज अगर किसी नॉन लिविंग चीज की वजह से ये प्रॉब्लम या सफरिंग आएगी, तब हम उसे क्या बोलेंगे? डिसऑर्डर। डिसऑर्डर बोलते हैं। तो डिजीज क्या होती है कि आपको पता है कि एक नॉर्मल आपका हेल्दी प्लांट होता है, वो बहुत सारी फंक्शनिंग करता है, जो जनरली हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, राइट। सेल डिवीजन करता है, ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है, रेस्पिरेशन करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, राइट। तो ये सभी चीजें उसके अंदर, वाटर का ट्रांसलोकेशन आप लोग पढ़ते हो कि जाइलम के थ्रू किस तरीके से रूट से वो जो प्लांट है वो वाटर को लेता है और अपने सारे प्लांट पार्ट्स तक वो पहुंचा देता है। तो ये इतनी सारी एक्टिविटीज प्लांट जो है वो परफॉर्म करता है। तो अगर इन एक्टिविटीज के बीच में कहीं पर भी इंटरप्शन आता है, कहीं पर भी दिक्कत आती है, कोई भी एक्टिविटी सही नहीं हो रही है, दैट मीन्स कि वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई हुई है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? डिजीज बोलते हैं। क्लियर है? और अगर कोई नॉन लिविंग एजेंट यस। की वजह से होगी, दैट मीन्स फिर वो क्या हो जाता है? वहां पर डिसऑर्डर हो जाता है, डिसऑर्डर। ठीक है। तो ये हमारे पास ये चीज तो क्लियर है। फिर नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आती है? नेक्स्ट चीज आ जाती है आपके पास कि हमने ये पता लगा, तो इसमें क्या होता है? एक माल फंक्शनिंग प्रोसेस होती है कि प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है। और किसकी वजह से नहीं हो रही है? किसी पैथोजन के लगातार उसका लगातार अटैक करने की वजह से वो नहीं हो रही है, राइट। तो ये हो गया। कोई इशू है? नहीं मैम, आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? यस सर। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इसके अंदर आपके पहले हमने सबसे पहले क्या समझा कि प्लांट पैथोलॉजी क्या होता है। फिर आपके पास आता है इसके अंदर कि डिजीज क्या होती है। डिजीज हमें पता लग गई कि डिजीज के अंदर क्या होता है कि कंटिन्यूअसली इरिटेशन करेगा कोई भी कॉजल ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से जो प्लांट है उसके अंदर माल फंक्शनिंग हो जाएगी कि कोई भी उसका नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसमें प्रॉब्लम आएगी। देन होती है कि हम प्लांट पैथोलॉजी क्यों पढ़ते हैं। तो बेसिकली क्यों पढ़ा जाता है इसके लिए, क्योंकि सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको पता लगाना है कि जो प्लांट डिजीजेस हो रही हैं उसका कॉजल एजेंट क्या है। वो लिविंग है, वो नॉन लिविंग है, या किसी एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से हो रही है।
सेकंड चीज होती है कि जब आपको कोज का पता लग जाता है, तब सेकंड चीज आप क्या करते हो, आप देखते हो कि वो पैथोजन जो है वो डिजीज किस तरीके से कर रहा है, राइट। आपको उसका मैकेनिज्म की स्टडी करनी है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है, आपके पास जब आपने मैकेनिज्म का पता लगा लिया, देन आप क्या चीज करोगे उसके बाद जब आपको मैकेनिज्म पता लग गया? Epidemiology. Management. मैनेजमेंट है तो हम इसको Management लास्ट में करते हैं। control. देखो ये एकदम स्टोरी की तरह रहता है इसके ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आपको कॉजल ऑर्गेनिज्म का पता होना चाहिए कि वो कौन सा है। सेकंड आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से डिजीज को कॉज करता है, क्या उसका फंडा चलता है, क्या उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होती है जिस तरीके से वो डिजीज को कॉज करेगा। थर्ड चीज आप देखोगे कि उस जो वो मैकेनिज्म परफॉर्म करता है उसका क्या इंटरेक्शन रहता है प्लांट के साथ। फिर आप क्या करते हो, उसका इंटरेक्शन स्टडी करते हो पैथोजन का और प्लांट का, ठीक है, कि इस तरीके से पैथोजन काम करेगा और इस तरीके से प्लांट पर उसके इफेक्ट्स आपको दिख रहे हैं। एंड एट फाइनल जब आपको इंटरेक्शन पता लग गया, आपको उसका मैकेनिज्म पता लग गया, देन द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज क्या हो जाएगा कि आपको अब क्या करने हैं, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो होते हैं ये होते हैं आपके प्लांट पैथोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद बात करते हैं हम हिस्टोरिकल पोर्शन की। तो हिस्टोरिकल पोर्शन से हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो हिस्टोरिकल पोर्शन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हमारे पास आता है साइंटिस्ट, दैट कौन आ जाता है सबसे पहले? थियोफ्रिस्टस। थियोफ्रिस्टस कौन है? Father of Father of botany. botany. फादर ऑफ बॉटनी। तो इनकी मेनली बुक का नाम क्या होता है थियोफ्रिस्टस की? Inquiry into Inquiry into Inquiry into plant. plant. Inquiry into plant. इंक्वायरी इनटू प्लांट्स जो है वो थियोफ्रिस्टस की बुक का नाम है। गुड। तो उसके बाद जो हम एक बहुत पुराना सा लिटरेचर पढ़ते हैं वो क्या आता है आपके पास? वृक्ष आयुर्वेदा। वृक्ष आयुर्वेदा जो है ये किसने लिखा है? Surapal. Surapala. है ना। तो वृक्ष आयुर्वेदा सुरपाला ने लिखा था और ये पहली बुक थी जिसके अंदर किसी ना किसी तरीके से डिजीज के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो बेसिकली ये जो वृक्ष आयुर्वेदा थी इसके अंदर क्या किया था उन्होंने, उन्होंने बताया था कि जो डिजीज होती है वो बेसिकली दो तरीके की एजेंट्स की वजह से हो सकती है, दो तरीके की हो सकती है, या तो वो इंटरनल होगी और या वो एक्सटर्नल होगी, दो कॉजेज हो सकते हैं। तो इसके अंदर इंटरनल किसे बोला है इन्होंने? इंटरनल डिजीज किसकी बात करी? तो फिजियोलॉजिकल मतलब प्लांट की Physiological. खुद की कोई एक्टिविटी सही नहीं हो रही है ना, उसकी इंटरनली उसकी फिजियोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम आ रही है, फिजियोलॉजिकल डिजीज या डिसऑर्डर्स कुछ हो रहे हैं उसके अंदर, कोई न्यूट्रिएंट की कमी आ गई इस वजह से। और एक्सटर्नल डिजीज क्या होगी, जो बाहर से किसी एक्सटर्नल एजेंट की वजह से आ रही है। प्लीज थोड़ा सा माइक म्यूट रखना है, जिसके बैकग्राउंड में थोड़ा म्यूजिक आ रहा है। ओके, चलिए। तो उसके अंदर क्या बताता है, एक इंटरनल होती है एक एक्सटर्नल होती है। इंटरनल होती है जिसके अंदर बेसिकली वो फिजियोलॉजिकल डिजीज होती है, और एक्सटर्नल होती है जिसके अंदर क्या होता है, कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट आता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आता है जो वो डिजीज को कॉज कर देता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम आ जाते हैं प्री मॉडर्न पीरियड पे। तो सबसे पहले एक मेजर हमारे पास साइंटिस्ट आ रहे हैं, वो कौन से होते हैं? मिचेली। मिचेली का नाम सबने सुना हुआ है? यस मैम। तो ये आपको इसमें ध्यान क्या रखना है? अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि जैसे कभी-कभी जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, उस स्टेटमेंट बेस्ड में आपके जो मेन साइंटिस्ट है ना, उनका को ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ के हैं बेसिकली। जैसे मिचेली हो गया, एंटन डी बेरी हो गया, ठीक है, जो 2-3 हम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक पढ़ते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले मिचेली आता है, तो मिचेली बेसिकली कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? वो एक इटालियन बॉटनिस्ट है, ठीक है। मिचेली जो है वो है इटालियन बॉटनिस्ट एंड ही इज द फादर ऑफ माइकोलॉजी, ठीक है। माइकोलॉजी के फादर है, इटालियन बॉटनिस्ट है, और ये फर्स्ट पर्सन है जिसने ये चीज देखी थी कि फंगस के स्पोर्स कैसे होते हैं, मतलब फंगल स्पोर्स की स्टडी सबसे पहले मिचेली ने की थी, ठीक है। उसके बाद इसकी बुक का नाम क्या है मिचेली की? Nova नोवा Plantarum. प्लांटेरम जेनेरा। नोवा प्लेंटेरम जेनेरा। 1729 के अंदर मिचेली ने बुक लिखी थी, नोवा प्लेंटेरम जेनेरा। तो बेसिकली आपको क्या है, और इसके जैसे जो आप ये कुछ स्पेसिफिक जेनेरास पढ़ते हो, बोट्राइटिस, एस्परजिलस, नाइजर, ये भी किसके आइडेंटिफाई किए हुए हैं? मिचेली के। तो बेसिकली मिचेली ने क्या किया था, इसने, ये एक इटालियन बॉटनिस्ट है, इसने सबसे पहले फंगल स्पोर्स की स्टडी की थी। जिसने क्या किया था, एक बुक लिखी थी 1729 में, जिसे हम क्या बोलते हैं? नोवा प्लेंटेरम जेनेरा,
ठीक है, ये इन्होंने किया था। एंड द नेक्स्ट चीज लास्ट में क्या आ जाती है आपके पास यहाँ पर कि कुछ जेनेरास को भी आइडेंटिफाई किया था, जैसे कि एस्परजिलस नाइजर बोट्राइटिस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है इंपॉर्टेंट टिलेट। टिलेट कहाँ का है? फ्रेंच है टिलेट। ठीक है, फ्रेंच पर्सन है। तो इनके टिलेट के नाम से बेसिकली क्या याद आता है आपको? करनाल Delicious. बंट स्टिकिंग हम दो पढ़ते हैं। बंट का रिलेशन जो है वो दो साइंटिस्ट से आता है, एक टिलेट है और सेकंड कौन है? Prevost. प्रिवोस्ट। दोनों ही फ्रेंच साइंटिस्ट हैं। ठीक है, टिलेट जो है, टिलेट ने क्या किया था? टिलेट ने तो सबसे पहले एक पेपर पब्लिश किया था, किसके ऊपर? बंट, या जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टिंकिंग स्मट ऑफ व्हीट। इसके ऊपर 1755 के अंदर उसने पेपर पब्लिश किया। ठीक है, फिर उसने क्या किया था? उसने देखा था कि आपके जो ये व्हीट के जो सीड्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर कुछ कुछ ब्लैक पाउडर मिलता है। तो बेसिकली स्मट में आपको क्या दिखता है कि जो ग्रेन्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एक ब्लैकिश पाउडरी मास के अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट? तो उसने देखा था कि बंट एक इन्फेक्शियस डिजीज होती है और कहीं ना कुछ फंगस से कुछ हो रही है। ठीक है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बेसिकली जो उसको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो बेसिकली फंगस के स्पोर्स ही है। ठीक है, तो उसने सिर्फ एक जर्नल पेपर पब्लिश किया था, उसको पर्टिकुलरली उस पैथोजन के बारे में अभी कुछ नहीं पता लगा था कि इस फंगस के स्पोर्स वगैरह इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसने देखा, नेक्स्ट आए थे आपके पास प्रिवोस्ट। प्रिवोस्ट ने बेसिकली क्या किया था? प्रिवोस्ट ने सबसे पहले, हाँ एक स्टेटमेंट है कि ऐसे कौन सा साइंटिस्ट है जिसने ये प्रूफ किया था कि डिजीज जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू कोज होती है? ऑन प्रिवोस्ट। तो प्रिवोस्ट ऐसा साइंटिस्ट था जिसने ये चीज प्रूव करी थी कि डिजीज आर कोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और इसने ये चीज प्रूव की थी कि बंट ऑफ व्हीट, जिसके ऊपर पेपर टिलेट ने पब्लिश कर दिया था, इसने ये प्रूव किया था कि उसका फंगस कौन होता है? टिलेशिया कैरिस। और उसने उसकी पूरी लाइफ साइकिल को डिस्कवर किया था। ये चीज, और एक इंपॉर्टेंट चीज इसने और की थी, क्या की थी प्रिवोस्ट ने? मैनेजमेंट। एकदम से। तो इसने सबसे पहले एक तरीके से कौन सा हमारे पहले, सबसे पहले फंजीसाइड, अभी तक जितनी हिस्ट्री में बात की है तो फर्स्ट टाइम कोई फंजीसाइड का यूज हुआ है, कॉपर फंजीसाइड का। तो सबसे पहले प्रिवोस्ट ने इस बंट डिजीज के लिए कॉपर सल्फेट का यूज किया था। ये कॉपर सल्फेट क्या करता था? ये उसके स्पोर्स जो है उसके जर्मिनेशन को रोकता था। ठीक है, तो टिलेट हमें क्लियर है, 1755 के अंदर उसने पेपर पब्लिश किया था और उसने सिर्फ ये चीज देखी थी कि हाँ व्हीट की सीड्स के ऊपर ब्लैक कलर का मास है, बट ही डजंट नो कि वो स्पोर्स है किसी फंगस के। प्रिवोस्ट जब आए थे, प्रिवोस्ट ने क्या किया था? इसके अंदर इसको 1807 के अंदर उसने मतलब ये कॉजल ऑर्गेनिज्म भी बता दिया था, टिलेशिया कैरीज होता है, और उसने उसकी लाइफ साइकिल भी स्टडी कर ली थी। प्लस उसने क्या किया था? मैनेजमेंट के लिए कॉपर सल्फेट का यूज किया था, राइट? नेक्स्ट आपके पास आते हैं इसके अंदर परसोन। परसोन ने क्या किया था? हु वाज परसोन? मैम पक्षी टर्म की थी और एक बुक लिखी थी जिसमें उसने स्मट और रस्ट वगैरह के बारे में बताया। हाँ, ये गुड। तो परसोन जो है, इनकी बुक का नाम क्या होता है? सिनेप्सिस मेथोडिका मेथोडिका फंगोरम सिनॉप्सिस मेथोडिका मेथोडिका फंगोरम। फंगोरम ये किसने पब्लिश की थी? 1801 में परसोन ने की थी। और इसने जो आपके ये अपन पढ़ते हैं ना रस्ट और स्मट के, जैसे बताया अस्टिलैगिनेल्स, यूरिडिनेल्स जो होते हैं, यूरिडिनेल्स किससे रिलेटेड होता है? पक्सिनिया पक्षिनिया रस्ट से रिलेटेड होता है। और अस्टिलैगिनेल्स किससे होता है? स्मार्ट तो उसने ये जो ऑर्डर्स थे इनका नोमेनक्लेचर उसने बताया था। ठीक है, और इसकी पब्लिश की बुक होती है माइकोलॉजिका यूरोपिया। और हाँ, इसने पक्षिनिया ग्रामिनिस जो नाम दिया है वो भी किसने दिया है? परसोन ने दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज हम पढ़ते हैं रस्ट की, वीट के अंदर रस्ट की डिजीज पढ़ते हैं। तो ये जो रस्ट होता है, ये पक्षिनिया ग्रामिनिस जो ब्लैक रस्ट का नाम है, ये बेसिकली किसने दिया था? परसोन ने दिया था। ठीक है, फिर आता है आपके पास ईएम फ्राइज। ईएम फ्राइज को और क्या बोलते हैं? Father of systemic mycology. फादर ऑफ सिस्टमिक माइकोलॉजी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? ईएम फ्राइज ने सिस्टेमा माइकोलॉजिकम इसकी वॉल्यूम पब्लिश की थी। और सबसे पहले परसोन और फ्राइज ने मिलके फंगस ऑर्गेनिजम्स के लिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले जो नोमेनक्लेचर, सबसे पहले नेमिंग जो है ये किसने की थी फंगस के अंदर? परसोन एंड
फ्राइज ने की थी। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये मेन साइंटिस्ट तो याद है ना सभी को, सुने हुए सबने? Yes, ma'am. ठीक है। उसके बाद तो आपके सबसे फेवरेट आई जाते हैं, जो बहुत सारे चीजों के अंदर कॉमन आंसर आता है आपके पास पैथोलॉजी के अंदर। क्या नाम है उनका? लेट ब्लाइट आ गया था आपका, उसके बाद क्या नाम Anton आता है? Berry. Anton de Berry. ओके, तो फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्लांट पैथोलॉजी, कौन है ये सारे? Berry. एंटन डी बेरी को बोलते हैं। ठीक है, और फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन था? मिचेली। ओके, सो नेक्स्ट थिंग आपके पास, और एंटन डी बेरी ने क्या किया था? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का कॉजल ऑर्गेनिज्म किसने बताया था? एंटन डी बेरी ने बताया था। 1863 के अंदर इन्होंने लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो को स्टडी किया था और इन्होंने बताया था दैट इट इज कोज्ड बाय फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। इसके अलावा इन्होंने ये बताया था कि रस्ट फंगस का नेचर कैसा होता है, हेट्रोशियस नेचर होता है। दैट मीन्स वो अपनी लाइफ साइकिल 2 डिफरेंट होस्ट के ऊपर कंप्लीट करता है। इसके अलावा इन्होंने बुक लिखी थी मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फंजाई, लाइकन एंड मिक्सोमाइसेटीज। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने क्या बताया था कि ये जो स्क्लेरोशीनिया होता है, ये स्क्लेरोशीनिया कुछ टॉक्सिन्स या एंजाइम्स रिलीज करता है जो कि टिश्यूज को, प्लांट के टिश्यू को डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये इसने बताई थी। डाउनी मिल्ड्यू किस तरीके से काम करता है, उसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, ये भी एंटन डी बेरी ने बताई थी। तो बेसिकली एंटन डी बेरी के अंदर आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि इसे हम क्या क्या नाम से बोलते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्लांट पैथोलॉजी। साथ ही साथ इन्होंने 1863 में आपका लेट ब्लाइट का कॉजल ऑर्गेनिज्म बताया था। इन्होंने डाउनी मिल्ड्यू की लाइफ साइकिल बताई थी। हेट्रोशियस नेचर इज इंपॉर्टेंट, कि हेट्रोशियस नेचर भी इन्होंने बताया था। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने कुछ रैंडम चीजें और बताई थी, जैसे कि इन्होंने बताया कि जो स्क्लेरोशीनिया होता है वो कुछ टॉक्सिन्स या एंजाइम रिलीज करता है जो आपके प्लांट टिश्यू को जाके डिसइंटीग्रेट कर देगा। ठीक है, अब ये डी बेरी के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने एक कुछ ना कुछ बहुत स्पेसिफिक काम किया हुआ है। जैसे मार्शल वार्ड, वार्ड ने कॉफी रस्ट और उसके एपिडेमिक की स्टडी की थी। ठीक है, फिर आता है वोरोनिन। वोरोनिन आप कुछ पढ़ते हो रिलेटेड? वोरोनिन बॉडीज सुना है? Yes, ma'am. तो व्हाट आर वोरोनिन बॉडीज? मैम वो वो सेप्टा पे लीकेज होता को है, प्रिवेंट करता है मैम, प्रिवेंट करता है। सेप्टा में। सेप्टा के अंदर अगर कहीं भी कुछ भी इंजरी या कुछ कंस्ट्रिक्शन कहीं पे भी होता है जहां से सेल का कंटेंट लीक होने का चांस होता है, तो वहां पर ये क्या बना देती हैं? वोरोनिन बॉडीज बनाती हैं। किस में बनती है ये? मैम कौन से? बेसिडियम में से बताओ किस में बनती है? एस्को होती है, बेसिडियो होती है? एस्को। श्योर? यस मैम। तो ये एस्कोमाइसिटीज के अंदर आपको बनती है। ठीक है, वोरोनिन बॉडीज क्या होती है? ये मेम्ब्रेन के से कुछ मतलब ऑर्गेनेलीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होती है जो एस्कोमाइसिटीज में मिलती है, जिसका मेन काम क्या होता है कि अगर फंगस के हाइफे पे कोई भी डैमेज है तो ये जाके वहां पर क्या करेगा? कॉटन प्लग की तरह ऐसे ऊपर लग जाता है ताकि वहां पे लीकेज को प्रिवेंट कर सके ये। ठीक है, तो दीज आर वोरोनिन बॉडीज। तो वोरोनिन बॉडीज भी इनके नाम पे आ जाती है, इन्होंने देखी थी। साथ ही साथ इन्होंने जो क्लब रूट ऑफ फंजाई होता है आपका, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी, उसकी लाइफ साइकिल भी स्टडी की थी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इसके अंदर हमारे पास जैसे फार्लो है जिन्होंने बिब्लियोग्राफी वगैरह लिखाई थी। फिर है मिलाडेट। मिलाडेट सभी को पता है क्या किया था पीएम में मिलाडेट ने? Bordeaux mixture. बोरोडेक्स मिक्सचर की डिस्कवरी की थी। बोरोडेक्स मिक्सचर का कॉम्पोजिशन क्या होता है? Sulfate lime water 5:5:5. 5:5:50 50। 50 गैलन्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये होती है। तो किसके लिए, कंट्रोल के लिए थी? डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन्स। फिर एक और इम्पोर्टेंट आपके पास, हाँ जी कोई डाउट है? मैम अगर लीटर्स में पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? देखो लीटर्स के अंदर ऐसे स्पेसिफिक नहीं आता, क्योंकि फिर उसके अंदर गैलन्स में इन्होंने इसीलिए लिया कि रेशियो बहुत स्पेसिफिक बन जाता है आपके पास। फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाएगा। रेशियो हम स्टैंडर्ड यही स्टडी करते हैं 5:5:50 का। मैम Yeast होता है आपने जो हमारा। नोट्स सेंड किया है मैम, हाँ जी। उसमें बताया हुआ है एक मिक्सचर है, एक पेस्ट है।
हाँ, पेस्ट के अंदर आपके पास थोड़ी सी कंसंट्रेशन जो होती है उसके अंदर हम वाटर की अमाउंट कम ले लेते हैं ना, उसमें आपके पास जो रेशो हो जाता है वो आपके पास कितना हो जाएगा? 10 लीटर्स अप्रोक्स दिया है। 5 of 10 हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो उसके अंदर 1 और 100 लीटर के हिसाब से आप बना सकते हो। तो मिक्सचर अगर आपको बनाना है तो उसके अंदर क्या होता है, एक रेशो थोड़ा कम हो जाता है, जैसे 5/50 होता है, उसके अंदर वो 10 रह जाता है। ओके मैम। ठीक है, तो थोड़ा सा उसका कॉम्पोजिशन जो है वो आपको, क्योंकि पेस्ट जो है तो फिर उसकी कंसिस्टेंसी आपको थोड़ी सी ज्यादा रखनी है ना, तो फिर आप उसके अंदर क्या करोगे, थोड़ा सा उसको कम कर दोगे आप। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, उसके बाद अगर आप बात करो इसके अंदर, तो आपके पास नेक्स्ट चीज क्या आती है, नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं इसके अंदर एक आते हैं ब्रीफिल्ड। ब्रीफिल्ड ने क्या किया था, ब्रीफिल्ड ने प्योर कल्चर टेक्निक्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो ब्रीफिल्ड ने बताया था प्योर कल्चर टेक्निक्स। देन एक बहुत फेमस, अगर हम इंडियन एस्पेक्ट में बात करते हैं तो सबसे मेजर साइंटिस्ट आपके पास होते हैं ईजे बटलर, एडविन जॉन बटलर। एडविन जॉन बटलर को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। ठीक है, इंडियन रिस्पेक्ट के अंदर मेनली ईजे बटलर है आपके पास। ओके, फिर उसके बाद आते हैं कि ईजे बटलर जो है ये एक इंपीरियल साइंटिस्ट रहते हैं, बहुत इंपीरियल, क्योंकि इन्होंने पहले IRI वगैरह के अंदर काम किया हुआ है बहुत टाइम पे। ठीक है, और ये फर्स्ट फाउंडर या डायरेक्टर थे इंपीरियल माइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इन क्यू, इंग्लैंड। ठीक है, अब इनकी मोनोग्राफ का नाम क्या है, अब इनकी बुक्स आपको याद रखनी है। मेन ईजे बटलर की मेन बुक का नाम क्या है जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है? Fungi and disease in plants. Fungi and Fungi and diseases in disease in plants. plants। और इसके मिलती जुलती बुक किसने लिखी हुई है? BB Mundekar. बीबी बीबी मुंडकर। मोंटकर। बीबी मोंटकर की बुक का नाम क्या होता है? फंजाई एंड प्लांट डिजीज। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना, अगर किसी को इन बुक्स के बीच में कंफ्यूजन होती है तो जहां पर भी प्लांट वर्ड पहले आया है वहां पे आपको आंख मूंद कर आंसर क्या करना है, बीबी मोंटकर। ठीक है, जहां पर भी जैसे फंजाई एंड प्लांट डिजीज, तो प्लांट पहले आ गया तो आंसर क्या आएगा, मोंटकर। ठीक है, ये हो गया आपके पास। उसके बाद आपके पास क्या आती है, इसकी मोनोग्राफ का नाम होता है पिथिएशियस एंड एलाइड फंजाई। फिर आपके पास आते हैं स्टॉकमैन। स्टॉकमैन ने क्या किया था बेसिकली, Stem hypersensitive response. इन्होंने कुछ वेरिएबिलिटी देखी थी रस्ट फंगस के अंदर, प्लस इन्होंने देखा था कि कैसे वेरिएशन, क्या देखा था कि क्या डिफरेंट डिफरेंट रेसेस का कैसे कैसे काम रहता है इसके अंदर, क्योंकि एक सिंगल तो पैथोजन की रेस काम करती नहीं है, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट रेसेस होती है। रेस 2 क्या करती है, रेस 3 कैसे करती है, तो इन्होंने वो सारी वेरिएबिलिटी को स्टडी किया था। ठीक है, उसके बाद आता है इसके अंदर टीजे बुरेल। टीजे बुरेल ने क्या किया था, फर्स्ट बैक्टीरियल प्लांट डिजीज First डिस्कवर किया था। बैक्टीरियल प्लांट डिजीज। कौन सी होती है आपकी, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर, जिसकी डिस्कवरी की थी और जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है अर्वीनिया अमाइलोबोरा। तो ये टीजे बुरेल ने डिस्कवर किया था। फिर आते हैं आपके पास EF स्मिथ। EF स्मिथ जो है वो आपके पास क्या होते हैं, हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी या प्लांट बैक्टीरियोलॉजी आप बोलते हो EF स्मिथ को। तो इन्होंने बेसिकली ये चीज प्रूव की थी कि बैक्टीरिया जो है वो एज अ कॉजल ऑर्गेनिज्म या एज अ पैथोजन वो काम करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया को एज अ पैथोजन किसने कंसिडर करवाया था, EF स्मिथ ने। ठीक है, और इन्हें हम फादर ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। उसके अलावा आता है डुई एंड इशी। डुई ने क्या किया था, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया था डुई एंड इशी ने। तो डुई एट ऑल जो है इन्होंने क्या किया था, माइकोप्लाज्मा की डिस्कवरी की थी। वायरोलॉजी के फादर कौन है, बीजेनिक। बेजनिक। बेजनिक इज द फाउंडर ऑफ या फादर ऑफ वायरोलॉजी। और इन्होंने क्या उसको टर्म क्या लाइन दिया था वायरस की डेफिनेशन के लिए, कंटाजियम वाइब फ्लूइडम। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, जिसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि इट इज एन इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। तो इन्होंने वायरस को क्या बोला था कि एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड होता है। ठीक है, हो गया। उसके बाद आता है स्टैनले। स्टैनले से क्या पूछा जाता है कि 1935 के अंदर स्टैनले ने क्या किया था, वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया था। और बेसिकली इसमें याद क्या रखना है कि उसने क्रिस्टलाइजेशन कौन से केमिकल की हेल्प से किया था, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट। तो उसने जो डिजीज प्लांट थे उनके सैप को इसने ट्रीट किसके साथ करवाया था, अमोनियम सल्फेट के साथ कराया था, ताकि वो उस वहां के उसके प्रोटीन्स का क्रिस्टलाइजेशन कर सके।
ठीक है, तो अमोनियम सल्फेट का यूज किया था। फिर आता है आपके पास बॉर्डन एंड पायरी। बॉर्डन एंड पायरी ने क्या किया था? बॉर्डन एंड पायरी ने ये बताया था, रिपोर्ट हाँ, कि इन्होंने बताया था कि वायरस के अंदर बेसिकली आपको दो चीजें मिलेंगी, एक उसका न्यूक्लिक एसिड और एक उसका प्रोटीन, जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, प्रोटीन कोड को। तो वायरस जो होता है वो दो चीजों से ही बना होता है, वन इज न्यूक्लिक एसिड एंड सेकंड इज प्रोटीन। फिर एक आता है आपके पास डीनर। डीनर ने डिस्कवरी किसकी की थी? वायरॉइड की। टीओडीनर वायरॉइड की डिस्कवरी की थी और उसने ये देखा था किसमें की थी? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज के अंदर। ठीक है, और बेसिकली आपको ध्यान रखना होता है कि आपने पढ़ा हुआ है कि वायरस जो है उसके अंदर या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होता है। तो ये वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ना, इधर डीएनए और आरएनए। ठीक है, दोनों में से एक होगा, एंड यूज नहीं होगा वहां पे, दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन जो आपका वायरॉइड होता है वो सिर्फ और सिर्फ कैसा होता है उसका जेनेटिक मटेरियल? RNA आरएनए होता है, सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, फिर आपके पास अगर आप इंडियन साइंटिस्ट की बात करते हो तो आपके पास सबसे मेन कौन आते हैं? बीबी मुंदकर। बीबी मुंदकर ने क्या किया था? इसने कॉटन की विल्ट डिजीज के ऊपर यानी फ्यूजेरियम उसके ऊपर काम किया था। इन्होंने ये चीज भी बताई थी आपको कि किस तरीके से मतलब इंडियन लेवल पे स्मट फंजाई मतलब किस किस तरीके से उनका आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हो। हाँ, अब मेनली इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखने होता है? पहली चीज कि इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी किसकी पब्लिश की हुई है, मतलब किसकी इस्टेब्लिश की हुई है? BB मुंडेकर बीबी बेबी मुंदकर ने मुंडकर क्या इस्टेब्लिश किया था? इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी। आजादी के एक साल बाद ही इन्होंने इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी बना दी थी और एक जर्नल पब्लिश होता है वहां से जिसको हम क्या बोलते हैं? इंडियन फाइटोपैथोलॉजी। और इनकी बुक का नाम हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, फंजाई एंड प्लांट डिजीज। ठीक है, दूसरे इंडियन साइंटिस्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज जेएफ दस्तूर। जेएफ दस्तूर जो है ये पहले ऐसे प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने फंजाई की डिटेल्ड स्टडी की है। फर्स्ट इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने फंजाई की डिटेल स्टडी की थी, वो है दस्तूर। ठीक है, फिर इन्होंने फाइटोप्थोरा या ये अपनी इसकी फाइटोप्थोरा की डिजीज को देखा इन्होंने, जैसे कैस्टर में होता है फाइटोप्थोरा पैरासिटिका। ओके, फिर उसके बाद फादर ऑफ सीरियल रस्ट इन इंडिया केसी मैथ केसी मेहता। ठीक है, एंड लास्ट आपके पास आता है सदस्वियन। सदस्वियन ने मेन चीज क्या बताई थी? इन्होंने दिया था कंसेप्ट वाइवोटॉक्सिन्स का। टॉक्सिन का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब हम डिफरेंट डिफरेंट पढ़ेंगे, फाइटोटॉक्सिन क्या होता है, वाइवोटॉक्सिन्स वगैरह ये क्या होते हैं। तो वाइवोटॉक्सिन का जो कंसेप्ट था ये किसका दिया हुआ है? सदस्वियन का दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके पास आपकी टर्मिनोलॉजी के अंदर। तो जो टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आती है वो मुझे बता देना आप। डिजीज सबको पता है क्या होती है? यस डिसऑर्डर और डिजीज के अंदर फर्क पता है सबको? यस मैम। डिजीज कोई पैथोजन एजेंट की वजह से हो जाती है, डिसऑर्डर जो होता है ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है। ठीक है, जो कोई भी एबायोटिक कोज की वजह से हो सकती है, राइट। फिर पैथोजन क्या होता है? कोई भी ऐसी एंटिटी, कोई भी ऐसा एजेंट जो डिजीज को कॉज कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है, उसे हम बोलते हैं पैथोजन। ठीक है, पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको अपना न्यूट्रिशन जो होता है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग होस्ट से मिलता है। ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं? पैरासाइट बोलते हैं, राइट। पैथोजन कोई भी हो सकते हैं, पैथोजन सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, वो किल करके भी फीड कर सकते हैं, लेकिन पैरासाइट्स वही होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन सिर्फ लिविंग होस्ट से ले सकते हैं। पैथोजेनिसिटी क्या होती है? पैथोजेनिसिटी उस पैथोजन की एबिलिटी को आप बोलते हो कि उस पैथोजन में ये एबिलिटी है कि वो डिजीज को कॉज कर सकता है, तो वो उस एबिलिटी को हम पैथोजेनिसिटी बोलते हैं। पैथोजेनेसिस क्या होता है? जेनेसिस का मतलब आ जाता है कि कुछ बनने की पूरी प्रोसेस है। तो पैथोजेनेसिस एक ऐसा पूरा चेन ऑफ इवेंट होता है, पूरी प्रोसेस की से पूरी चेन होती है जिससे कि लास्ट में जाके वो डिजीज बन कॉज होगी। ठीक है, तो ये पूरी चेन ऑफ इवेंट को आप पैथोजेनेसिस बोलते हो कि उस पैथोजन के कांटेक्ट में आने से लेकर और लास्ट तक पूरे सिम्टम वगैरह आने तक जितनी भी प्रोसेसेस होंगी दैट इज पैथोजेनेसिस। ठीक है, साइन, सिम्टम और सिंड्रोम तीनों के बीच में फर्क पता है? यस मैम ठीक है, तो साइन क्या होता है? साइन होता है कि आपको वो पैथोजन के ऊपर उसका पार्ट यानी एक्चुअल पैथोजन आपको दिखेगा, लाइक उसका स्पोर दिख रहा है आपको, उसका माइसीलियम दिख रहा है, वो होता है उसका साइन पैथोजन का। सिम्टम क्या होता है कि पैथोजन के इन्फेक्शन के बाद प्लांट में जो आपको चेंजेस दिखते हैं, प्लांट का जो रिस्पॉन्स आपको दिखता है दैट इज सिम्टम।
प्लांट में जो रिएक्शंस आती हैं। और सिंड्रोम क्या होता है, बहुत सारे मल्टीपल सिम्टम्स के सेट को आप क्या बोलते हो, सिंड्रोम बोलते हो। तीनों में क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। अब आपके पास 3 टर्म और आती हैं, एक होती है बायोट्रॉफ, एक होती है हेमी बायोट्रॉफ, एक होती है पर्थोट्रॉफ, या जिसको हम नेक्रोट्रॉफ बोलते हैं। तो बायोट्रॉफ क्या होती है, बायो का मतलब होता है लिविंग, ठीक है, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर लिव कर सकते हैं या उनके ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायोट्रॉफ बोलते हैं। यानी कि बायोट्रॉफ जो होते हैं, जैसे हम जिनको कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स बोलते हैं हम, Yes, ma'am. है ना। एक ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, एक बायोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि आप अगर आप ऑब्लिगेट पैरासाइट्स बोलते हो ना, बायोट्रॉफ थोड़ा सा इनमें वेरिएशन रहता है दोनों टर्म्स के अंदर। तो जैसे जो बायोट्रॉफ्स होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर से अपना न्यूट्रिशन जो है उनके ऊपर लिव करते हैं और उनके ऊपर अपना न्यूट्रिशन वो लेते रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। इसमें क्या आ जाता है आपके पास, रस्ट आ जाता है, पाउडरी मिल्ड्यू आ जाते हैं बेसिकली, ठीक है। स्मट जो होता है वो आपका ऑब्लिगेट पैरासाइट नहीं होता है। स्मट किस में आता है, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। अभी ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव में फर्क क्या होता है, आप बोलोगे ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी कि कंप्लीटली पैरासाइट है वो 100%, वो सिर्फ और सिर्फ सरवाइव करेगा तो लिविंग पे करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। फैकल्टेटिव वर्ड जिससे भी पहले आ जाता है, यानी कि वो चीज कंडीशनली होगी, हमेशा नहीं होती है, किसी पर्टिकुलर कुछ कंडीशन ऐसी आ गई तब हो जाएगी। जैसे अगर आपने बोला फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट, यानी कि नॉर्मली तो वो पैरासाइट है, लेकिन अगर कोई ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस आ जाती हैं तब वो एज अ सेप्रोफाइट रह सकता है, ठीक है। तो फैकल्टेटिव वर्ड जिस वर्ड से भी पहले आएगा, दैट मीन्स कि वो चीज जो हो रही है वो कंडीशनल कुछ शर्तों के अंदर हो रही है, कि ऐसी ऐसी कुछ कंडीशंस आएंगी तभी वो वैसा बनेगा। अगर आपने बोला फैकल्टेटिव पैरासाइट, यानी पैरासाइट वो कभी कभी बनेगा, नॉर्मली वो सेप्रोफाइट है। तो स्मट बेसिकली आपका क्या होता है, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स होता है, यानी कि नॉर्मली वो एज अ पैरासाइट रहता है, लेकिन कभी कभी उसको अगर नौबत आती है इसके अंदर सेप्रोफिटिक कंडीशन में रहने की, तब वो रह सकता है, ठीक है। दूसरे होते हैं ये हेमी बायोट्रॉफ है, इस हेमी बायोट्रॉफ को अब क्या बोलते हैं हम, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, कि नॉर्मली ये क्या करता है, लिविंग टिश्यूज पे अटैक करता है, लेकिन अगर वो टिश्यू डेड भी हो गया फिर भी ये सर्वाइव कर जाएगा, इसमें आपका स्मट आता है। फिर एक होते हैं नेक्रोट्रॉफ, या जिसे हम बोलते हैं पर्थोट्रॉफ। नेक्रोट्रॉफ का मतलब क्या होता है कि ये पहले किल करता है, ठीक है, पेनिट्रेट करने से पहले कुछ एंजाइम्स वगैरह या कैसे भी रिलीज करके ये पहले उस अपने होस्ट को किल करेगा, देन फीड करेगा, ठीक है। ये डिफरेंस होता है इनके अंदर। क्लियर है तीनों के बीच में? हाँ। क्लियर है? आगे चले। Yes, ma'am. किसी को भी डाउट हो तो प्लीज बोल दीजिएगा ना, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास दोबारा दोबारा इसे देखने का टाइम नहीं है, तो जितना क्लियरली यही समझ आ जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको बाद में टाइम नहीं देना पड़ेगा अलग से, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास टर्म्स आती हैं, एक होता है इनोक्यूलम। तो इनोक्यूलम क्या होता है, इनोक्यूलम होता है कि आपको नहीं पता है कि पैथोजन का, ऐसे तो नहीं है ना कि कोई भी पैथोजन है कि उसके अंदर फिक्स ही होता है कि उसका यही पार्ट इन्फेक्शन करेगा। किसी के स्पोर्स इन्फेक्ट करते हैं, किसी की हाइफे इन्फेक्ट करती है, तो ये चीजें डिफरेंट होती है ना, सभी के अंदर होती है। ये सारे पैथोजेंस में फंजाई बैक्टीरिया सबके अंदर फिक्स होता है कि सबके अंदर मतलब यही एक ही चीज इन्फेक्ट कर सकती है या एक ही चीज की वजह से डिजीज हो सकती है, होता है फिक्स? No, ma'am. नहीं होता है ना। तो इसीलिए तो पैथोजन का जो पार्ट भी कांटेक्ट के अंदर आता है और डिजीज को कॉज करता है, उसे आप क्या बोलते हो, इनोक्यूलम बोलते हो। तो इनोक्यूलम वो पैथोजन का पार्ट होता है जो जैसे ही आपके ससेप्टेबल होस्ट के कांटेक्ट में आएगा वो इन्फेक्शन कर देगा। अब इनोक्यूलम पोटेंशियल क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि आप में इतना पोटेंशियल है कि आप ये अचीव कर सकते हो। तो पोटेंशियल इसके अंदर क्या चीज हुई कि ये क्या होती है, ये आपके पैथोजन के अंदर एक पोटेंशियल होता है कि कितने, मान लो अगर स्पोर इन्फेक्शन कर रहा है तो कितने स्पोर के पास ऐसा पोटेंशियल है कि अगर वो इतने स्पोर इकट्ठे हो जाएंगे तो वो डिजीज को कॉज कर देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है?
यानी इनोक्यूलम की कितनी अमाउंट चाहिए इन्फेक्शन होने के लिए, वो उसका पोटेंशियल है। हो सकता है कि आपका एक पैथोजन जो है अगर उसके अंदर 50 स्पोर्स इकट्ठे होते हैं तो इन्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि दूसरा पैथोजन का पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि उसके अंदर अगर 10 पैथोजन भी इकट्ठे हो गए, 10 स्पोर्स भी आ गए तो भी इन्फेक्शन कर देगा। तो सबका इनोक्यूलम पोटेंशियल जो होता है वो डिफरेंट होता है। क्लियर है? Yes, ma'am. अब एक होता है इंक्यूबेशन पीरियड, एक होता है आपके पास लेटेंट पीरियड। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्यूबेशन पीरियड एंड लेटेंट पीरियड? इंक्यूबेशन पीरियड होता है जैसे वो होस्ट के अंदर पैथोजन इन्फेक्ट किया, उसने इन्फेक्शन किया, इन्फेक्शन से लेकर सिम्टम्स आने तक का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज नोन एज द इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होती है? द टाइम पीरियड बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द occurrence of symptoms, it is known as the incubation period. latent period क्या होता है कि इन्फेक्शन होने से लेकर स्पोर्स के बनने तक का सिम्टम्स पहले आ सकते हैं, वो हाइफी या फंगस वहां ग्रो हुआ, आपको सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि उसी सेम टाइम पर उसके स्पोर्स भी डेवलप हो जाएंगे। तो सिम्टम्स के तक का टाइम होता है इंक्यूबेशन पीरियड, और बाद में जब स्पोर बनते हैं तो टोटल इन्फेक्शन से लेकर स्पोर बनने तक का टाइम जो होता है दैट इज वो क्या होता है? लेटेंट पीरियड। तो अगर आप एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट हो तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है स्टडी करना, इंक्यूबेशन पीरियड या लेटेंट पीरियड? Incubation. लेटेंट पीरियड, क्योंकि आपको Latent period. मेन पता कहाँ चल रहा है उस पैथोजन, कंफर्म कहाँ से होगा कि वो पैथोजन कौन सा है? स्पॉट पे बहुत सारे पैथोजन कर सकते हैं, क्या आपको लीफ स्पॉट का सिम्टम देख के पता लग जाएगा किसका है ये? नहीं लगेगा ना। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा होता है पैथोलॉजिस्ट के लिए? स्पोरिलेशन पीरियड या लेटेंट पीरियड, क्योंकि उसके अंदर आपको स्पोर्स दिखेंगे, तब आपको पता लगेगा कि बेसिकली स्पोर्स किसके हैं, तब आपको कॉजल ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन होगा, तभी आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। ठीक है। एक होता है प्री डिस्पोजिशन, जैसे आप पढ़ते हो ना एपिडेमोलॉजी, एपिडेमोलॉजिकल फैक्टर्स आप देखते हो इसके अंदर, तो आप उसमें देखते हो ना कि इसका स्प्रेड कैसे होता है, कैसी कंडीशंस होती हैं, फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं। तो बेसिकली वही होता है आपके पास क्या चीज? प्री डिस्पोजिशन। प्री डिस्पोजिशन का मतलब होता है कि एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे आपकी आसपास की एनवायरनमेंट में कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस क्रिएट होंगी जिसकी वजह से वो डिजीज आएगी। जैसे आपको पता है कि आपके पास एक ब्रेड है, उस ब्रेड को आपने एक तो ड्राई कंडीशंस के अंदर रखा है, एक आपने उसको ह्यूमिडिटी के अंदर रखा है, गीला करके रख दिया, तो फंगस आने के चांस कहाँ पर होते हैं? गीले में। गीले में, यानी कि वो उसकी प्री डिस्पोजिशन है। वो जो ह्यूमिड कंडीशन है वो उसका प्री डिस्पोजिशन है, यानी कि ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर वो डिजीज आएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्री डिस्पोजिशन। यानी कि ऐसा सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है, जो उस प्लांट को वल्नरेबल बना देती है डिजीज के लिए। ठीक है, कि उसके ऊपर चांस हो जाते हैं कि ऐसी कंडीशन है यानी डिजीज आएगी, वो होता है उसका प्री डिस्पोजिशन। क्लियर है प्री डिस्पोजिशन? क्लियर है? Ma'am, हाँ जी। then predisposition और epidemiology में difference क्या हुआ? देखो बेसिकली आप प्री डिस्पोजिशन जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे आप कोई भी डिजीज की डिटेल डिस्क्रिप्शन देखते हो, उसके अंदर हम क्या चीजें पढ़ते हैं? सबसे पहले कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है, देन आप उसके सिम्टोमेटोलॉजी पढ़ते हो, सिम्टम्स क्या क्या आ रहे हैं, देन हम उसकी इटियोलॉजी पढ़ते हैं, यानी हम पैथोजन के बारे में पढ़ते हैं कि पैथोजन कैसा है, उसके कोनिडियाज कैसे हैं, ये सब पढ़ते हो। देन आप क्या पढ़ते हो इसके अंदर? डिजीज साइकिल पढ़ते हो, ठीक है, कि यहाँ से शुरू हुआ इस तरीके से कर रहा है। देन आप क्या पढ़ते हो उसके अंदर? फेवरेबल कंडीशंस पढ़ते हो, ठीक है। फिर एपिडेमोलॉजी होती है कि वो डिजीज का स्प्रेड कैसा हो रहा है। हमने पढ़ा था जब एपिडेमोलॉजी, तब हमने ये डिस्कस किया ना कि एपिडेमोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्प्रेड ऑफ डिजीज, कि वो डिजीज किस तरीके से स्प्रेड हो रही है ना। प्री डिस्पोजिशन का मतलब आपका बेसिकली रिलेट होता है कि ऐसी क्या एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगी जिससे कि उस डिजीज के आने का चांस बढ़ जाता है। जैसे आपने बोला कि अगर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो वो होते हैं प्री डिस्पोजिशन फैक्टर जो कि फंगस ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ठीक है, Okay, ma'am. Thank you. ठीक है। अब Yeah. आती है आपके पास, हाँ Hello, जी, ma'am. Excuse me. हाँ Yeah, जी, ma'am. See, ma'am, if we are using the latent term with respect to virus, विच टर्म?
latent infection or latent Okay. virus. Okay. So that does means that the virus is not having the symptom, right? Like Okay. virus is there in the host, but it is not showing the symptoms, Okay. right? Right. Okay, ma'am. Thank you. Okay. So means latent infection, that is another term that we use for a asymptomatic reaction, because basically there is no symptom. You can't see there is an infection, but you can't see the symptoms. You can't identify them. Okay. So next term is the hypersensitivity. So what is hypersensitivity? हाइपरसेंसिटिविटी बेसिकली आपको मिलती है किसके अंदर कि हाइपरसेंसिटिविटी क्या होती है कि मान लो जिस पॉइंट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हाइपरसेंसिटिविटी का जो रिएक्शन होता है वो आपको किस तरीके के पैथोजन के अगेंस्ट मिलता है आपको Obligate parasites. ऑब्लिगेट पैरासाइट्स राइट आपको ये सेप्रोफिटिक के केस में कभी नहीं मिलेगा क्योंकि हाइपरसेंसिटिविटी के अंदर होता है क्या है इसमें क्या होती है लोकलाइज्ड नेक्रोसिस होती है या प्लांट सेल जो होती है वो एक लोकलाइज्ड सुसाइड कर लेती है अपनी ठीक है तो इसके अंदर ऐसा होता है कि जिस पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन के ऊपर मतलब पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन जो है जहां पर पैथोजन ने अटैक किया है प्लांट क्या करेगी उसके आसपास की सारी सेल्स की डेथ कर देती है क्यों कर देती है बिकॉज उनको पता है कि जो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है दे नीड द लिविंग टिश्यू फॉर द सर्वाइवल उनको अपने न्यूट्रिशन के लिए लिविंग टिश्यूज चाहिए तो अगर आसपास की सारी नेबरिंग सेल्स जो है वो डेथ हो जाएंगी तो वो आगे मूव नहीं कर पाएंगे वहीं पे उनको स्टारवेशन हो जाएगी एंड दे विल बी डेड तो आपका इन्फेक्शन जो होगा वो सिर्फ लोकलाइज्ड रह जाएगा वो नहीं फैल पाएगा ज्यादा तो ये एक तरीके का उनका सेल्फ डिफेंस सिस्टम होता है काइंड ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन ठीक है अब आपके पास होती है सिस्टेमिक इन्फेक्शन क्या होती है कि उस पॉइंट ऑफ एंट्री से लेकर बाकी सारे प्लांट पार्ट तक जब वो पैथोजन या उसका ग्रोथ जो है वो हो जाती है दैट इज द सिस्टेमिक इन्फेक्शन सिस्टेमिक होता है दूसरा लोकलाइज्ड होता है लोकलाइज्ड यानी कि जहां पर इन्फेक्शन हुआ है सिर्फ वहीं पर रहेगा तभी हम बोलते हैं ना कि जैसे लीफ स्पॉट बनते हैं लीफ स्पॉट के अंदर लोकलाइज्ड होता है या सिस्टेमिक होता है लोकलाइज्ड होता है ना क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पर दिखते हैं लेकिन जब ब्लाइट होता है तो ब्लाइट क्या होती है कि वो बहुत सारे स्पॉट्स जो होते हैं वो आपस में मिलकर एक बहुत लार्ज एरिया सारा लीफ कवर कर देते हैं धीरे धीरे सब जगह फैल जाते हैं दैट इज द सिस्टेमिक तो सिस्टेमिक होती है जहाँ पे मेन पॉइंट ऑफ एंट्री से लेकर बाकी सारे पार्ट्स तक वो एडवर्सली उसकी ग्रोथ होने लग जाती है दैट इज नोन एज सिस्टेमिक इन्फेक्शन अभी आप यूज करते हो आप तीन चीजें पढ़ते हो देखो चार होती हैं बेसिकली वैसे तो एपिडेमिक होती है एंडेमिक होती है और क्या होती है स्पोरेडिक होती है और पेंडेमिक होती है तो पेंडेमिक तो देखो डिफरेंट चीज है आपने पढ़ा ना कि कोरोना एक पेंडेमिक डिजीज है पेंडेमिक क्यों यूज किया जाता है क्योंकि वो डिजीज जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड फैल गई है जब कोई भी डिजीज सेवरल कॉन्टिनेंट्स के अंदर फैल जाती है थ्रू आउट द वर्ल्ड स्प्रेड हो जाती है दैट इज नोन एज द पेंडेमिक डिजीज ओके एक होती है स्पोरेडिक डिजीज होती है यानी कि सब कुछ उसका इरेगुलर चलता है यानी कोई फिक्स नहीं है आने को वो डिजीज 1 साल बाद भी आ सकती है और नहीं आई तो 5 साल तक नहीं आएगी हो सकता है अभी इस बार आई है तो उसका इन्फेक्शन 50% है हो सकता है नेक्स्ट टाइम आएगी तो 20% होगा यानी कि ये बहुत रेगुलर इंटरवल्स में आती है इरेगुलर इंटरवल में आएगी इरेगुलर लोकेशंस होती है इरेगुलर इसका इफेक्ट होता है दैट इज नॉन एज द स्पोरेडिक डिजीज जिसके अंदर एग्जाम्पल आपके पास क्या आता है उडबट्टा डिजीज ऑफ राइस या फिर एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कुकुम्बर जो सूडोमोनास की वजह से कॉज होती है ठीक है अब बचती है एक होती है एपिडेमिक एक होती है एंडेमिक तो एंडेमिक क्या होती है confined to a particular region तो एंडेमिक होती है जो आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर लोकेशन में मिलेगी जिसे सबसे बेसिक आप क्या पढ़ते हो वार्ट ऑफ पोटैटो सिनसाइट्रियम एंडोबायोटिकम की वजह से कॉज होती है या फिर क्लब रूट ऑफ कैपेज जो आपको नीलगिरी में मिलती है प्लाज्मोडियम फेरेब्रेसी की ठीक है तो एपिडेमिक जो होती है एपिडेमिक क्या होती है कि जो जब भी आएगी बहुत सीवियर फॉर्म में आती है और एक लार्ज पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है दैट इज द एपिडेमिक डिजीज जैसे जो आपका लेट ब्लाइट आया था ये पीरियोडिकली आती है जब भी आएगी बहुत डिस्ट्रक्टिव फॉर्म के अंदर बहुत सीवियर फॉर्म के अंदर आती है नेक्स्ट आ जाते हैं आपके अंदर अब हम इन्फेक्शन चेन की बात करते हैं ना तो सबसे फर्स्ट लिंक जो होता है ठीक है फर्स्ट लिंक होता है वो होता है Excuse me, ma'am. सर्वाइवल हाँ जी मैम फॉल्स स्मट ऑफ राइस ये किस कैटेगरी में आएगी मैम पोल्स मट ऑफ राइस देखो ये पीरियोडिकली तो नहीं होती है और ये ना ज्यादा अपने यहाँ पर प्रिविलेंट भी ज्यादा नहीं है ये रेगुलर है मैम इसे स्पोरेडिक के अंदर कह सकते हैं
काइंड ऑफ, बिकॉज ये यहाँ पर अगर स्पेशली इंडियन रिस्पेक्ट के अंदर अगर हम बात करते हैं ना, तो आई डोंट थिंक इसका ज्यादा है, क्योंकि ये इसकी स्पोरेडिक अकरेंस ही होती है। बिकॉज इसका ना तो कोई हमें पीरियोडिकली इफेक्ट दिखता है कि ये फ्रिक्वेंटली इतने ईयर्स के केस में आएगी, और ना इसके इफेक्ट का इतना ज्यादा इन्फेक्शन यहाँ पर प्रिविलेंट है। तो बेसिकली हम इसको अगर इस बेसिस पे कंसिडर करेंगे तो हम इसको स्पोरेडिक ही मानेंगे, क्योंकि ये थोड़ी माइनर डिजीज रहती है यहाँ पे। ओके मैम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है सर्वाइवल। तो इन्फेक्शन चेन का जो फर्स्ट लिंक होता है वो होता है मीन्स ऑफ सर्वाइवल, क्योंकि सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि वो पैथोजन सर्वाइव कहाँ पर करता है। ठीक है, तो इन्फेक्शन मीन्स ये कि पैथोजन सर्वाइव कहाँ पर करेगा। अब वो किसी इन्फेक्टेड सोर्स पे भी कर सकता है, जो प्लांट डेब्रिस पे भी कर सकता है, वो सॉइल के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है कुछ डोरमेंट स्ट्रक्चर बनाकर। जैसे फ्यूजेरियम के केस के अंदर डोरमेंट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो सर्वाइव कर सकता है। तो उसके बाद क्या होता है आपके पास, इसके थ्रू ही जैसे ही आपकी क्रॉप लगी वो सर्वाइव कर गया, तब तक जैसे ही आपकी मेजर होस्ट लगा तो वो वहां पे जाके इन्फेक्शन कर देगा। दिस इज नोन एज द प्राइमरी इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये होता है आपके प्राइमरी इन्फेक्शन, यानी कि जो भी वो ऑफ सीजन के अंदर वो सर्वाइव करके रहता है और जैसे ही आपकी क्रॉप आती है उसको सबसे पहले इन्फेक्ट करता है, दैट इज द प्राइमरी इन्फेक्शन। और जो पैथोजन करेगा, जो उसका पार्ट करेगा, उसे हम बोल देंगे प्राइमरी इनोक्यूलम। ठीक है, अब वो डिजीज एक बार स्टार्ट हो गई, अब वहां से जब वो पूरी फील्ड के अंदर स्प्रेड होगी उसे क्या बोला जाता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन। ठीक है, सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलोगे और फिर उसके अंदर आप क्या बोल दोगे, इसको जो कॉज करेगा वो हो जाएगा सेकेंडरी इनोक्यूलम। एग्जाम्पल की बात करते हैं अगर हम, तो एग्जाम्पल में आता है जैसे फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है जो लीड ब्लाइट करता है, वो जनरली सॉइल बॉर्न डिजीज होती है। तो ये इसका जो पैथोजन होता है ये सॉइल के अंदर या ट्यूबर्स के अंदर सर्वाइव करके रहेगा, यानी कि वो जो ट्यूबर है वो क्या कॉज करेंगे, उसका प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करेंगी। फिर एक बार जब वो डिजीज वहां पर आ जाती है, बाद में क्या होता है कि उसके जो स्पोर्स जो होते हैं उसके, वो क्या होते हैं विंड या वाटर के थ्रू आगे डिस्पर्स हो जाते हैं बाकी फील्ड के अंदर इन्फेक्शन करने के लिए। वो होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन। ठीक है, यानी प्राइमरी इन्फेक्शन डिजीज को स्टार्ट करता है और सेकेंडरी इन्फेक्शन उस डिजीज को स्प्रेड करता है। ठीक है, अब सर्वाइव वो कहाँ कहाँ पे कर सकता है, वो या तो किसी रेजर्वॉयर के अंदर मतलब कर सकता है, किसी लिविंग प्लांट के साथ एसोसिएशन में करेगा, या फिर अगर वो सेप्रोफिटिक है तो वो सॉइल वगैरह में कर सकता है। ठीक है, या वो किसी रेस्टिंग स्ट्रक्चर बना के कर सकता है। ठीक है, और या फिर वो किसी इंसेक्ट, किसी निमाटोड, किसी फंजाई, इनके साथ एसोसिएशन में रह के वो सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि अगर वो एज अ रिजर्वोयर कहाँ पे रह रहा है, किसी इन्फेक्टेड होस्ट के अंदर रह रहा है, जैसे आप बोलोगे किसके अंदर रह सकता है, अपने बोलते हैं ना कि सीड बॉर्न डिजीज है, तो वो सीड के अंदर रह सकता है। सीड के अंदर भी वो अब एक्सटर्नली उसके सीड कोट वगैरह पे भी रह सकता है और इंटरनली भी रह सकता है उसके अंदर, उसके एम्ब्रियो तक पहुंच के। ठीक है, तो अगर सीड बॉर्न की बात करते हो तो आपके पास सबसे पहले कौन सा एग्जाम्पल माइंड में आता है, लूजिस मट ऑफ पेट, जो कि एक्सक्लूसिवली इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है। ठीक है, अस्टिलैकोन्यूडाट्रिटिस आई, ये क्या करती है, स्टिग्मा पे आई, स्टाइल में गई और अंदर जाके ओवरी के अंदर ये सर्वाइव करती है, इसका माइसीलियम। ठीक है, दूसरी आपके पास होती है कि जो ये सूडोमोनास सिरिंजी होती है टोमेटो के अंदर, ये ड्राइड टोमेटो की सीड के अंदर 20 ईयर्स तक सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, सेकंड इनका मेजर कहाँ पे रेजर्वोयर होता है, ये रह सकती है अपने कोलेट्रल या अल्टरनेटिव होस्ट के अंदर। कोलेट्रल और अल्टरनेटिव होस्ट में फर्क सभी को पता है, कोलेट्रल होस्ट जो होते हैं ये सेम फैमिलीज के होते हैं और अल्टरनेट होस्ट जो होते हैं दे बिलोंग टू द डिफरेंट फैमिलीज। ठीक है, तो इनके अंदर वो सर्वाइव कर सकती है, वीड्स वगैरह के अंदर वो सर्वाइव कर जाएगी। जैसे आप बेसिकली राइस में जो हम किलर डिजीज पढ़ते हैं दैट इज द ब्लास्ट ऑफ राइस, जो किसकी वजह से होती है, पायरिकुलेरिया ग्रीसिया। ठीक है, और इसका जो आपका टेलोमॉर्फ यानी कि परफेक्ट स्टेज क्या होती है, मैग्नापोर्थी ग्रीसिया। ये क्या होती है, ये अपने कोलेट्रल होस्ट के अंदर इसका पैथोजन सर्वाइव करता है। जैसे कि आपके पास आ जाते हैं लेर्सिया हेक्सेंड्रा, पैनिकम रिपेंस, ये कुछ वीड्स होती हैं जिनके अंदर ये ऑफ सीजन के अंदर सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपकी फिर फ्रेश राइस की क्रॉप उनको मिलती है, फिर ये कोनिडियाज जो होते हैं वहां से आगे डिस्पर्स होके और वापस डिजीज को स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके ये तो कोलेट्रल होस्ट हो गए, उसके बाद होते हैं अल्टरनेट होस्ट। अल्टरनेट होस्ट के अंदर एग्जांपल आपके पास क्या आता है, सबसे बेसिक क्या पढ़ते हो अल्टरनेट होस्ट में, बारबेरियन विट्रस। व्हीट रस्ट पढ़ते हैं हम, जिसके अंदर मेन होस्ट उसका क्या होता है, व्हीट होता है, और अल्टरनेट होस्ट क्या होता है उसका, बारबेरी होता है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा उनका कहाँ कहाँ पे वो रह सकते हैं, सेल्फ सोन क्रॉप में रह सकते हैं। वॉलेंटियर प्लांट्स किसको बोलते हैं,
किसे बोलते हैं वॉलेंटियर प्लांट्स? क्या होते हैं वॉलेंटियर प्लांट्स? मैम मैम जो लास्ट सीजन जो लास्ट सीजन में रहे हो, अगर उनका मान लो कि जो लास्ट सीजन में उनके कुछ पार्ट्स रह गए, उनके कुछ सीड्स वहां पर रह गए हो, है ना, तो वो एज अ वॉलंटियर काम करेंगे नेक्स्ट सीजन के अंदर डिजीज को कॉज करने के लिए। तो सेल्फ सोन, जैसे इन्होंने बोला कि सेल्फ सोन जो राइस प्लांट होते हैं उनके अंदर टुंग्रो वायरस का पैथोजन जो है वो सर्वाइव करता है, प्लस उसका वेक्टर वहां पर सर्वाइव कर सकता है। कौन होता है वेक्टर उसका, टुंग्रो का? एफोटेट्स ग्रे सेल्स, ये होता क्या है वैसे? ग्रीन लीफ ग्रीन होपर लीफ होता है। हॉपर। ठीक है। रेटून क्रॉप्स, इसलिए हम कहते हैं ना कि मोस्टली हम एक रेटूनिंग ही प्रेफर करते हैं, बिकॉज रेटून क्रॉप्स जो होते हैं आपके शुगर केन वगैरह में, वो भी कुछ वायरस के पैथोजेंस को कैरी करके रखती है। फिर होता है लेटेंट इन्फेक्शन। लेटेंट इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है, यानी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर वो पैथोजन बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव करेगा लेकिन सिम्टम्स आपको शो नहीं होंगे। इसका एग्जांपल होता है आपके पास जाइलेला फास्टिडियोसा। जाइलेला फास्टिडियोसा क्या होता है, क्या कॉज करता है ये? पर्सी डिजीज ऑफ ग्रेप वाइन। ये क्या करता है कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट वीड्स को इन्फेक्ट कर लेता है लेकिन आपको सिम्टम शो नहीं होते हैं। तो पैथोजन ग्रो करके रखता है लेकिन वो आपको विजिबल नहीं हो गई क्लियरली अर्ली स्टेजेस पे। फिर आपके पास आता है, ये तो हो गया कि एज अ किसी होस्ट के अंदर वो रहेगा, इन्फेक्टेड होस्ट में। फिर दूसरा आपके पास तरीका होता है इसके सर्वाइवल का, पैथोजन का सेप्रोफिटिकली सर्वाइव करना। सेप्रोफिटिकली सर्वाइव करोगे तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आते हैं, दैट इज द वॉक्समैन। वॉक्समैन ने 1971 के अंदर दो कैटेगरीज बताई थी आपको। एक है आपके पास सॉइल इनहेबिटेंट्स, एक होती है सॉइल इन्वेडर्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट को इन दो टर्म्स के बीच में कंफ्यूजन होती है। देखो, इनहेबिटेंट किसे बोलते हैं अपने, हम बोलते हैं ना ये हमारी हैबिटेट है, यानी कि उनकी नेचुरल लोकेशन वो है रहने के लिए। तो सॉइल इनहेबिटेंट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि वहीं पर ही रहते हैं, जो कि सेप्रोफिटिक फॉर्म के अंदर सॉइल के अंदर वो रह सकते हैं, जितने मर्जी टाइम के लिए आप रहो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती उन्हें। लेकिन सॉइल इन्वेडर्स क्या होते हैं? सॉइल इन्वेडर होते हैं कि ये थोड़े से स्पेशलाइज्ड पैरासाइट होते हैं, कि ये सॉइल में रह लेंगे लेकिन इनको साथ ही साथ किसी ना किसी लिविंग टिश्यू का एसोसिएशन चाहिए। ठीक है, इसलिए इनको सॉइल इन्वेडर बोला है। ठीक है, कि ये परमानेंट वहां सॉइल के नहीं है, ये वैसे रूट इनहेबिटिंग है, यानी कि सॉइल के अंदर एसोसिएशन में रहेंगे किसके साथ? रूट के साथ। इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम? रूट इनहेबिटिंग फंजाई बोलते हैं। दोनों में समझ में आया फर्क क्या होता है? यस मैम। ठीक है, तो सॉइल इनहेबिटेंट एक तरीके के एक्सोपैथोजेंस होते हैं, बिकॉज वो प्लांट के बाहर सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन ये जो होते हैं ये फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स होते हैं या एंडोपैथोजेंस होते हैं, बिकॉज ये रूट को इन्फेक्ट करते हैं बेसिकली। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है आपके पास, अब कम्पिटिटिव सेप्रोफिटिक एबिलिटी किसकी अच्छी होगी, सॉइल इनहेबिटेंट की या सॉइल इन्वेडर की? इनहेबिटेंट। इनहेबिटेंट की ना, inhabitant। क्योंकि वो सॉइल के अंदर इंडेफिनेटली टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। और इसमें हम बेसिकली सॉइल बॉर्न डिजीज के कॉजल ऑर्गेनिजम्स क्या पढ़ते हैं हम? फ्यूजेरियम। पीथियम होता है, स्क्लेरोशियम होता है, राइजोफोनिया होता है, वर्टिसिलियम। ठीक है, ये वर्टिसिलियम नहीं आएगा, फ्यूजेरियम और वर्टिसिलियम ये सॉइल इन्वेडर्स होते हैं, इनको रूट का एसोसिएशन चाहिए इन्फेक्शन के लिए। पीथियम और ये फाइटोप्थेरा, आपका स्क्लेरोशियम, राइजोक्टोनिया, ये सेप्रोफिट्स होते हैं प्रॉपर। ठीक है, ये होस्ट के बिना भी सॉइल बॉर्न पैथोजेंस होते हैं, ये सॉइल के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूजेरियम वर्टिसिलियम सॉइल में सर्वाइव कर जाएंगे, बट इनको थोड़ा सा होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं रूट्स की रिक्वायरमेंट इन्हें होती है, इसलिए इनको सॉइल इन्वेडर या रूट इनहेबिटिंग फंजाई बोलते हैं। नेक्स्ट इनके पास तरीका होता है एज अ डोरमेंट स्ट्रक्चर रहने का, कि कुछ डोरमेंट स्ट्रक्चर्स बनाए और वहां पर ये सर्वाइव कर जाए। अब वायरस के पास तो कोई रेस्टिंग स्ट्रक्चर नहीं होती है, वायरस को तो लगातार कोई ना कोई लिविंग टिश्यू चाहिए तभी वो सर्वाइव करेगा और आगे लगातार इन्फेक्शन करता रहता है। बात आई बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया वैसे कोई रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं ये भी किसी एक्टिव स्टेज के ऊपर ही रहेंगे, और या फिर सेप्रोफिटिकली रहना है तो ये डेब्रिस के ऊपर सर्वाइव कर जाएंगे। फिर आते हैं निमाटोड। निमाटोड के अंदर कुछ पढ़ते हो आप डोरमेंट स्ट्रक्चर, सुना है? गॉल। बॉल्स बनाते हैं, सिस्ट बनाते हैं, सिस्ट निमाटोड होता है, जो हेटेरोडेरा। तो ये क्या करते हैं, ये होस्ट टिश्यू के अंदर कुछ डोरमेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके अंदर ये एडवर्स कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर लेते हैं। फिर जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है देन दे विल स्टार्ट जर्मिनेशन एंड इन्फेक्ट द प्लांट। उसके बाद होते हैं, एक होते हैं फेनेरोगेमिक पैरासाइट्स, जिसमें हम बेसिकली कस्केटा वगैरह पढ़ते हैं या ओरोबैंकी पढ़ते हैं। तो ओरोबैंकी की जो सीड्स होती है ना, वो सॉइल के अंदर 7 ईयर्स से ज्यादा तक सर्वाइव कर सकती है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है डोरमेंसी के अंदर।
ठीक है। नेक्स्ट होते हैं प्लांट पैथोजन की बात करोगे ना तो बेसिकली फंगस आपके पास ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म जो प्रॉपरली स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं या प्रॉपरली कोई रेस्टिंग या डोरमेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं इनएक्टिव स्टेज के अंदर। ठीक है। अब जैसे इसके अंदर आपके पास क्या आता है, सॉइल बोर्न फंजाई है। तो सॉइल बोर्न फंजाई के अंदर जैसे आप पढ़ते हो तो जो डाउनी मिल्ड्यू होते हैं, डाउनी मिल्ड्यू क्या बनाते हैं, रेस्टिंग स्ट्रक्चर क्या होती है उनकी, रेस्टिंग स्पोर कौन से होते हैं, Spores. oospores। तो डाउनी मिल्ड्यू के जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं दे आर आल्सो oospores और यही उनका प्राइमरी इनोकुलम होता है क्योंकि ये रेस्ट करते हैं ऑफ सीजन के अंदर और फिर जैसे ही आपका प्लांट आएगा दे विल स्टार्ट द इन्फेक्शन। ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर आपके पास कि अब जैसे जो टेफरीना वगैरह होते हैं लीफ कर, इसके अंदर कोनिडिया डोरमेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। फ्यूजेरियम के अंदर आपको मैंने बताया था कि क्लेमाइडोस्पोर होते हैं, इनकी वॉल बहुत थिक होती है और ये एडवर्स कंडीशन में उनको सर्वाइवल में हेल्प करती है। ठीक है। अब वेंचुरिया जो एप्पल्स कैप वगैरह होते हैं, स्कोमाइसिटीज होते हैं, इनके अंदर क्या बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं लाइक पेरिथीशिया। ठीक है। ये कुछ ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है नीचे पेरिथीशियम की, दिख रही है पेरिथीशियम किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, जो वो फ्लास्क से फ्लास्क शेप होती है, ये फ्लास्क शेप फ्रूटिंग बॉडीज होती है, इसके अंदर वो पैथोजन सर्वाइव कर जाता है। इसके अलावा आप बात करो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास एक आती है, एक होती है स्क्लेरोशिया। स्क्लेरोशिया एक बहुत हार्ड टफ स्ट्रक्चर होती है, स्क्लेरोटिनाइज्ड प्रोटीन के अंदर ये बनती है, स्क्लेरोशियाना बनता है। इस स्क्लेरोशिया की खास बात होती है कि एक तो इसकी होस्ट रेंज बहुत बड़ी होती है, ये बहुत सारे मल्टीपल होस्ट को मतलब इन्फेक्ट कर लेता है, एक तो इसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है। साथ ही साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो होता है ये सॉइल के अंदर बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकता है, इसलिए इसको कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो आर्मिलेरिया मेलिया का एग्जांपल है, ये आर्मिलेरिया मेलिया के अंदर कैसी स्ट्रक्चर बनती है, राइजोमोफ बनती है। आपको नीचे स्ट्रक्चर दिख रही है इसके अंदर, थिक हाइफा दिख रहा है आपको, स्क्लेरोशियाज दिख रही है जो ब्लैक ब्लैक बोल्स दिख रही हैं आपको, राइजोमोफ्स आपको दिख रहे हैं, माइक्रोस्क्लेरोशियाज दिख रहे हैं जो आपको किस में बनेंगे, वर्टिसिलियम में बनेंगे। तो ये कुछ ऐसी डोरमेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसके अंदर वो जो फंगस होता है वो अपने ऑफ सीजन या एडवर्स कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर सकता है। ठीक है। अब साथ ही साथ आपको पता है कि अगर कोई पैथोजन को सर्वाइव करना है तो बहुत सारे फैक्टर उसके सर्वाइवल को अफेक्ट करेंगे, टेम्परेचर करेगा, रेडिएशन करेगा। आपको पता है कि कोई पर्टिकुलर अगर पैथोजन है उसको ग्रो करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती हैं। अगर बहुत ज्यादा हीट भी दे दोगे तो भी फंगस तो सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा इतनी हीट के अंदर, और बहुत एक्स्ट्रा लो भी कर दोगे तो भी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो एक बहुत मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए उन्हें, मॉडरेट उनको ह्यूमिडिटी कंडीशंस वगैरह सब चाहिए होती हैं। ठीक है। एक प्रॉपर कंडीशंस चाहिए होते हैं। ठीक है। कुछ एरोबिक होते हैं, कुछ एनएरोबिक होते हैं, तो सबकी एनवायरमेंटल कंडीशन या फिजिकल कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये तो होगी सॉइल बोर्न की, फिर होती है सीड बोर्न फंजाई। सीड बोर्न फंजाई के अंदर आती है जैसे कि एक्सटर्नली सीड बोर्न। एक्सटर्नली सीड बोर्न के अंदर बेसिकली एग्जांपल क्या आता है आपके पास, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले। ठीक है। कवर्ड स्मट या बंट ऑफ व्हीट, दे आर द एक्सटर्नली सीड बोर्न डिजीज। तो ये क्या करते हैं, एक्सटर्नली का मतलब क्या हुआ कि सीड कोट के ऊपर ये कुछ डोरमेंट स्पोर्स बनाएंगे। इंटरनली सीड बोर्न के अंदर क्या आ जाता है कि उस एम्ब्रियो के अंदर मतलब अपना डोरमेंट माइसीलियम रखते हैं, जैसे कि लूज स्मट ऑफ व्हीट। ठीक है। इसके अलावा भी आपके पास यहाँ पर ये कुछ नहीं है खास। फिर आता है आपके पास इंसेक्ट निमाटोड। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल आपको दिए हैं, जैसे कि एक आपके पास क्या होती है, कॉर्नफ्ली बीटल होता है। कॉर्नफ्ली बीटल होता है, इसका नाम होता है चिटोसिनेमा प्यूलिकेरिया। तो बस आपको कॉर्नफ्ली बीटल याद रख लेना जनरली। तो एक कॉर्नफ्ली बीटल जो होता है ये अपने अंदर विल्ट का पैथोजन रखता है, ज़ेंथोमोनास स्टीवार्टी। स्टीवार्ट विल्ट ऑफ कोन या स्टीवार्ट विल्ट ऑफ मेज जो कॉज करता है, उस फंगस को ये बीटल जो होता है ये अपनी बॉडी के अंदर स्टोर रखता है। कब, ऑफ सीजन यानी ओवर विंटरिंग के टाइम पे। ओके। इसके अलावा जैसे आप और एग्जांपल इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं, जैसे टोबैको रिंग स्पॉट वायरस जो होता है कि निमाटोड के साथ एसोसिएशन के अंदर रहता है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है आपके पास कुछ वायरस स्पेशली ये होती हैं, डिजीज जो होती हैं, कुछ फंगस होते हैं, तो ये क्या कहते हैं, कुछ इंसेक्ट, कुछ निमाटोड, इनके साथ एसोसिएशन के अंदर वो रहते हैं। ठीक है। ऑफ सीजन में सर्वाइव करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हो गया, ये हो गया आपके पास सर्वाइवल। अब इन्फेक्शन चेन का जो सेकंड लिंक होता है आपके पास, दैट इज द डिस्पर्जल, कि वो डिस्पर्स क्या होंगे। तो डिस्पर्जल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज डिस्पर्जल? मैम डिसेमिनेट होना। डिसेमिनेट होना, स्प्रेड होना, ट्रांसमिट होना, यानी कि एक होस्ट से बाकी होस्ट तक पहुंचना, उसका ट्रांसफर होना, उसका ट्रांसपोर्ट होना, दैट इज नोन एज द
क्या बोलेंगे आप उसको? डिस्पर्सल, Dissemination. डिसेमिनेशन या ट्रांसमिशन। ठीक है, ये हो गया। अब डिस्पर्सल बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर डिस्पर्सल नहीं होगा, क्या उसकी लाइफ साइकिल चल पाएगी आगे? जैसे आप No, पढ़ते हो ना, ma'am. इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ है भाई, उसके कोनिडिया विंड के थ्रू गए हैं, वहां पे इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो अगर उसका डिस्पर्सल ही नहीं होगा तो उसकी इन्फेक्शन चेन चल ही नहीं पाएगी आगे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर आपको उसका कंट्रोल पढ़ना है तो आपको सर्वाइवल के साथ साथ उसका डिस्पर्सल के बारे में भी स्टडी करनी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, ताकि आप उसको रोक सको। अगर फंजाई की बात करते हैं तो कुछ एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, कुछ सेक्सुअल स्पोर्स होती हैं। ठीक है, बेसिकली उसके बाद बैक्टीरिया की बात करोगे तो बैक्टीरिया जो होती है ये होस्ट सरफेस पे, किससे आइडेंटिफाई करते हो बैक्टीरिया को आप? कौन सा टेस्ट होता है? Who's टेस्ट? ऊज टेस्ट होता है ना। तो कुछ आप इसके अंदर ऊज के थ्रू आप कर सकते हो कि बैक्टीरियल मास बाहर आया तो आपको पता लग जाएगा किस तरीके से फिर वो बैक्टीरियल मास जो है ये किसी फिजिकल कोई दूसरे एजेंसी की वजह से कैसे आगे स्प्रेड होगा। ये वायरस का कोई पर्टिकुलर ऐसा ऑर्गन होता नहीं है खुद के पास तो, लेकिन वायरस किससे ट्रांसमिट हो जाता है? इंसेक्ट के थ्रू, पैरासाइट्स के थ्रू, निमाटोड्स के थ्रू, या इवन हमारे थ्रू भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर आपके डिस्पर्सल दो तरीके से हो सकता है, या तो डायरेक्ट डिस्पर्सल होगा या इनडायरेक्ट डिस्पर्सल होगा। डायरेक्ट डिस्पर्सल को हम बोलते हैं ऑटोनॉमस या एक्टिव डिस्पर्सल बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर वो सॉइल के थ्रू, सीड के थ्रू, प्लांटिंग मटेरियल के थ्रू डायरेक्टली क्या हो रहा है, उसका ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी नहीं लग रही है, जैसे कि विंड, वाटर, कोई एक्सटर्नल नहीं लग रहा है। बेसिकली उससे रिलेटेड कुछ प्राइमरी चीजों के थ्रू ही उसका ट्रांसमिशन हो रहा है। सीड, सॉइल, प्लांटिंग मटेरियल। सीड के थ्रू कैसा होता है? जैसे आपने बोला है कि कसकटा की सीड्स होगी, जैसे स्क्लेरोशिया होते हैं। अब स्क्लेरोशिया नॉर्मली क्या होते हैं कि जो आपके नॉर्मल क्रॉप के बीज जो हैं ये उसके साथ मिक्स हो जाते हैं। जब सॉइंग करोगे तब साथ में ही जर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है, स्मट के सोराइज होते हैं, तो वो अगर वहां स्मट का रह गया तो फिर वो क्या कर देगा? इन्फेक्ट कर देगा। तो ये चीजें होती हैं, ये सीड कॉट के अंदर सीड के थ्रू सर्वाइव हो जाती है। ठीक है, अब जैसे आपको पता है अर्गट होती है जो राई के अंदर, ठीक है, अर्गट होती है, ये जो बाजरा में जो स्मट लगता है, ये क्या होते हैं? सीड के थ्रू कंटामिनेट होते हैं। एक्सटर्नली सीड बोर्न के अंदर आप किसका एग्जांपल पढ़ते हो? किसका पढ़ते हैं हम? स्मार्ट। कवर्ड स्मट बार्ले का पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, बंट पढ़ लेते हैं हम, स्टिंकिंग स्मट ऑफ वीट। ठीक है, ये क्या होता है? ये कम से कम ये लाइन आप ध्यान रखना, जो टिलेशिया कैरीज होता है। ठीक है, टिलेशिया कैरीज क्या कोज करता है? स्टिंकिंग स्मट ऑफ वीट कोज करता है। ये क्या होता है कि ये 18 ईयर्स तक वाइबल रह सकता है इसके स्पोर्स। ठीक है, और अस्टिलेगो एविनी जो होता है इसके स्पोर्स जो होता है वो 13 ईयर्स तक वाइबल रहते हैं। स्टिंकिंग स्मट के 18 ईयर्स तक और अस्टिलेगो अविना ओट स्मट के 13 ईयर्स तक। इंटरनली सीड बोर्न में क्या होता है? वो ओवरी के अंदर इन्फेक्शन करते हैं, लूज स्मट ऑफ वीट का एग्जांपल इसमें हम पढ़ते हैं। अब एक होता है सीड इन्फेक्शन, एक होता है सीड इन्फेस्टेशन। सीड इन्फेक्शन क्या होता है कि उसके अंदर वो जो सीड है वो इन्फेक्ट होगी। कब होगी? जब वो पैथोजन जो है वो उसके अंदर ग्रो कर जाएगा, इन और ऑन इट, और वहां पे जाके इस्टेब्लिश, यानी कि अंदर जाके जब वो पूरा इस्टेब्लिश हो जाएगा, दैट इज द इन्फेक्शन। इन्फेस्टेशन होता है कि अभी वो सिर्फ बाहर बाहर प्रेजेंट है। ठीक है, इन्फेस्टेशन क्या होता है? अब ये अगर आपकी सीड है तो अगर पैथोजन सिर्फ यहाँ पर प्रेजेंट है, दैट इज द इन्फेस्टेशन। इन्फेक्शन कब होगा? जब वो इसके अंदर जाके से ग्रो करके यहाँ पर अपना पूरा इस्टेब्लिशमेंट कर लेगा, दैट इज द इन्फेक्शन। ये होता है सीड। सॉइल की बेसिकली आप बात करते हो तो सॉइल के थ्रू वो कैसे हो सकता है? जैसे कि सॉइल का कंटामिनेशन हो गया, ठीक है, कि उसके अंदर कुछ ना कुछ सॉइल कंटामिनेटेड हो गया, कि उसके अंदर इन्फेस्टेड एरिया से न्यू एरिया के अंदर वो आ गया। ठीक है, या फिर आप बोलते हो कुछ सेप्रोफिटिकली रह जाते हैं वहां पर। ठीक है, कुछ आपके क्या होता है, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स होते हैं, तो ये अलग अलग चीजें आपके पास आ जाती है, कुछ ये स्ट्रक्चर ऐसे बना लेते हैं, तो ये सॉइल के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं। अब जैसे आपको पता है कि मैंने भी बताया था आपको कि पीथियम, फाइटोप्थोरा वगैरह होती है, ये सॉइल इनहेबिटेंट होते हैं, ये सॉइल बोर्न पैथोजेंस होते हैं मेनली। तो इनके अंदर वो क्या होते हैं? ओमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं। तो ये किस फॉर्म के अंदर सर्वाइव करेंगे सॉइल में? स्पोर्स के थ्रू सर्वाइव कर जाते हैं। राइजोप्टोनिया या स्क्लेरोशियम कैसी स्ट्रक्चर्स बनाती हैं? स्क्लेरोशिया बनाती है। ठीक है, फ्यूजेरियम जो होता है वो क्या बनाता है? क्लेमाइडोस्पोर्स बनाते हैं। ओके, ये आ गया। अब के सॉइल बोर्न ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कौन से होते हैं? एक तो प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी, एक सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। ये दो नाम हम बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम का नाम हमने कहाँ पढ़ा था? क्या कोज करता है ये? What disease of potato? डिजीज ऑफ वार्ड पोटैटो। डिजीज ऑफ पोटैटो। और ये कहाँ के लिए एंडेमिक है?
दार्जिलिंग। दार्जिलिंग के लिए। फिर दूसरी हम पढ़ते हैं क्लब रूट ऑफ क्रेसिफर्स, जो आपने पढ़ी थी वोरोनिन बॉडीज का, वहां पे वोरोनिन ने डिस्कवरी की थी इसकी भी लाइफ साइकिल। और ये किससे कोज होती है? आपकी प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी। तो ये क्या होता है? सॉइल बोर्न ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं ये। फिर आप देखते हो इसके अंदर कि प्लांट या प्लांट ऑर्गन्स की फॉर्म के अंदर भी वो सरवाइव कर सकता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि वो ट्यूबर्स के अंदर हो जाता है, इन्फेक्टेड ट्यूबर्स जो है वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो को कोज कर देते हैं। ये तो होते हैं एक्टिव डिस्पोजल। फिर होते हैं पैसिव डिस्पोजल, यानी बाहर का कोई एजेंट इंक्लूड होगा इनके डिस्पोजल के लिए, एक जगह से दूसरी जगह, जैसे इंसेक्ट हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, उनके थ्रू ये ट्रांसमिट हो रहा है। अब जैसे आपके पास पहला आता है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स जो होते हैं वो या तो एक्सटर्नली खुद की सरफेस के ऊपर और या इंटरनली अपनी बॉडी के अंदर कैरी करते हैं। जैसे इंसेक्ट्स होते हैं वो वायरस को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और जब वो दूसरे जाएंगे वहां पे जब इन्फेक्ट करेंगे तब साथ में वायरस भी छोड़ देंगे। तो ये एपिजोइक भी हो सकता है, यानी एक्सटर्नली भी कैरी कर सकता है और इंटरनली भी कैरी कर सकता है, जिसको हम बोलेंगे एंडोजोइक। ठीक है। फंगल डिजीज जो होती है इनका एक्सटर्नल ट्रांसमिशन होता है, जैसे कोनिडिया के थ्रू, ओइडिया के थ्रू या स्पर्मेशिया के थ्रू। ठीक है, जैसे जो होते हैं शुगरी डिजीज ऑफ सॉर्गम। ओके। उसके बाद बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज जो होती है जैसे कि अर्विनिया माइलोवोरा है, जो फायर ब्लाइट है आपके, ये क्या होती है? इससे फ्लाइज के थ्रू ट्रांसमिट होती है। जो सिट्रस कैंकर होता है वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? लीफ माइनर के थ्रू होता है। सिट्रस कैंकर लीफ माइनर के थ्रू ट्रांसमिट होता है ये। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास यहाँ पर ये एक एग्जांपल होता है इंपॉर्टेंट, जैसे कि इन्होंने बताया कि जो अर्विनिया ट्रैकीफिला होता है, जिसको हम बोलते हैं कुकुम्बर विल्ट कोज करता है, जो इसको ट्रांसमिट करते हैं बीटल्स, स्ट्रिप्ड कुकुम्बर और स्पॉटेड कुकुम्बर बीटल्स। ठीक है। वायरल डिजीज में तो हम बेसिकली पढ़ते हैं, वायरस में सबसे ज्यादा वेक्टर कौन सा होता है जो बहुत ज्यादा डिजीज को वो करता है ट्रांसमिट? व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई होती हैं एफिड्स। एफिड्स बहुत प्रोमिनेंट वेक्टर होते हैं। एफिड बहुत ज्यादा डिजीज को बहुत ज्यादा ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है। अब आपके पास ये कुछ आता है जैसे कि इम्पोर्टेंट आपको बताइए यहाँ पर। ठीक है। अब वो आपके पास क्या आ जाती है? एफिड ट्रांसमिटेड डिजीज। एफिड ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है, जैसे कि एफिड मेन होता है एक तो माइजस पर्सिकी। ठीक है। माइजस पर्सिकी आपके पास आ जाता है, जो कि बीट को पोटैटो के अंदर, ठीक है, टर्निप के अंदर कोज करता है। फिर जो बीन, सोयाबीन, पी, ये वाली जो आ जाती है आपकी, इनको कौन करता है? एक्राइथोसाइफोम पैसम, पी एफिड। पाइसम से पता लग रहा है आपको, पी या बीन की आ जाएंगी, वो पाइसम वाला करेगा। फिर होता है टॉक्सोपटेरा सिट्रिडस, नाम से पता लग रहा है सिट्री है, तो ये सिट्रस ट्रिस्टेजा को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। फिर लीफ होपर वाली नेफोटिटिक्स वाली आ जाती है, टुंगरों का आपने पढ़ा हुआ है। ड्वार्फ राइस, ड्वार्फ डिजीज को कौन करता है? सिंक्टिसिप्स करता है। ठीक है। और सर्क्यूलिफर टिनेलिस को करता है, ये इतना चलो काम का नहीं है, छोड़ देना आप। फिर इंपॉर्टेंट आपके पास क्या आती है यहाँ पे? व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई तो आपको पता है नॉर्मली सारे लीफ कर्ल्स वगैरह ज्यादातर या मोजिक जो है ये व्हाइट फ्लाई ट्रांसमिट करती है। थ्रिप्स से मेनली होती है एक तो टॉस्पो वायरस, यानी टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस, ये थ्रिप्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है। फिर बात करते हैं अगर आप किसकी, पोटैटो वायरस एक्स की करते हो तो ग्रास होपर्स के थ्रू होती है। फिर बीटल वाली 3 ही है, तो बीटल वाले आप याद रखना। बीटल के अंदर आ जाती है आपके पास काउपी मोजिक मेनली, काउपी मोजिक और स्क्वैश मोजिक। काउपी मोजिक, स्क्वैश मोजिक, ब्रोम मोजिक, ये 3 ही है जो बीटल से ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है। इसके अलावा आते हैं माइट। माइट के अंदर एक मेन क्या पढ़ते हो आप? पिजन पी स्टेरिलिटी मोजिक वायरस पढ़ते हैं, यस मैम। है ना? एक डिजीज मेजरली पढ़ते हैं पिजन पी में, जो माइट के थ्रू ट्रांसमिट होती है, इरियोफाइड माइट होता है या इसका नाम होता है केरिया केजानी। उसके बाद आता है आपके पास फंजाई। फंजाई के अंदर क्या आता है आपके पास? एक होते हैं ऑल्पीडियम की स्पीशीज। ऑल्पीडियम जो होता है किसे करता है? टोबैको नेक्रोसिस, लेट्यूस बिग वेन वायरस। तो इसे कौन ट्रांसमिट करता है? फंगस करता है, ऑल्पीडियम ब्रेसिकी। पॉलीमिक्सा ग्रेमिनिस जो होता है ये क्या करता है? वीट सॉइल बॉर्न मोजेक को करता है। स्पॉन्जोस्पोरा सबटेरेनिया पढ़ते हो, पोटैटो मॉपटॉप वायरस। ठीक है। सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम पोटैटो वायरस एक्स। ठीक है। ईयर कोकल का एग्जांपल सबको पता है, निमाटोड के साथ एसोसिएशन में बैक्टीरिया कौन सा इन्वॉल्व होता है इसमें? कोराइनी बैक्टीरिया। क्लैरिबैक्टर ट्रेटिसी। इसका एक नया नाम और है, एक नाम और होता है इसका, क्लेविबैक्टर को बोलता है रेथाइबैक्टर। रेथाइबैक्टर ट्रेटिसाई होता है इसका नया नाम। ठीक है।
उसके बाद आती है वायरल डिजीज। वायरस के अंदर मेनली आपके जिफिनिमा, लॉन्गिडोरस, ट्राइकोडोरस ये आ जाते हैं। इसके अंदर वायरस में बेसिकली आपके पास 2 तरीके के होते हैं निमाटोड ट्रांसमिटेड। एक होते हैं नेपो वायरस, एक होता है नेटू वायरस। नेपो वायरस जो होता है ये किस स्पीशीज से होता है, कौन से निमाटोड की स्पीशीज से ट्रांसमिट होते हैं? नेपो, जिफिनिमा और लॉन्गिडोरस। और नेटू वाले होते हैं आपके पास ट्राइकोडोरस और पैराट्राइकोडोरस। यानी जिफिनिमा और लॉन्गिडोरस नेपो में आता है और ट्राइको और पैराट्राइको आता है नेटू में। ठीक है, आपका एक मेन इंपॉर्टेंट होता है ग्रेप फैनलीफ वायरस। ग्रेप फैनलीफ वायरस होता है जिफिनिमा इंडेक्स। अब ये जिफिनिमा है, ये किस में आ जाएगा? नेपो वायरस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज हो सकते हैं, इम्प्लीमेंट के थ्रू जा सकता है। आप कुछ भी कटिंग नाइफ वगैरह, ग्राफ्टिंग वगैरह में यूज कर रहे हो, इनके थ्रू वो ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, फिर डोडर, जो कस्कटा एक बहुत मेन फेनेरोगेमिक पैरासाइट है आपकी। ये कस्कटा बहुत सारे वायरस को ट्रांसमिट करती है, जैसे टबैको का मोजेक, कुकुम्बर का मोजेक हो गया, ठीक है, टमाटो का स्पॉटेड विल्ट हो गया, ये कस्कटा के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है इसके अंदर विंड वगैरह में तो आप पढ़ते ही हो नॉर्मली। विंड के थ्रू डिस्पर्जल होता है, उसे जो बोला जाता है, जब डिस्पर्जल वर्ड की बात आती है तब उसके हम वर्ड यूज करते हैं कोरी। तो विंड के थ्रू हो रही है तब इसे बोला जाता है अनीमोकोरी। ठीक है, और इसके अंदर बात करते हैं जैसे कि जो डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू के होते हैं, ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। ठीक है, और जो आपके रस्ट के स्मट के होते हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। ओके, इसके बाद आ जाता है आपके पास, अब जैसे मोलिया डिजीज है। मोलिया डिजीज किससे कोज होती है? हेटेरोडेरा मेजर निमाटोड से होती है। ये राजस्थान से हरियाणा तक सिर्फ डस्ट के थ्रू आई थी। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है इम्पोर्टेंट, इसके अंदर रेन के थ्रू होगा, जैसे स्प्लैश डिस्पर्जल है। और ये जो रेन के थ्रू होता है ये मेनली बैक्टीरियल केस के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रेन ड्रॉप्स फ्लो उसके अंदर होती हैं, जैसे ड्रॉप्स गिरती हैं तो वहां पर बैक्टीरिया की ट्रांसफर में हेल्प करती है, तो बैक्टीरियल डिजीज आ जाती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? समझ आया यहाँ तक? आया समझ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अभी हम यहाँ तक कवर करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद का पार्ट हम कल कवर करेंगे इसको। ठीक है, एक बार यहाँ तक जो कुछ एग्जांपल्स हैं, सिर्फ मेन मेन एग्जांपल्स आप थोड़े से देख लेना, बाकी आपको याद है। आधा घंटा इसको देखिए और फिर यहाँ तक रैप अप कर देना इसको। ओके, समझ तो आया? यस मैम। चलिए, अब एंड करें थैंक यू क्लास। मैम। यस मैम। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम। ओके ओके, यू वेलकम, नाइट।